नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हां, इसमें हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। ने हिसाब मांगा तो सागर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि खड़गे ने जातिगत जनगणना का भी जिक्र कर दिया है। हमारे शाह आए थे शायद यहाँ पर और उन्होंने आकर हमको 53 साल का रिपोर्ट मांगा है। मैं 53 साल का रिपोर्ट देता हूं। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन 53 साल का हिसाब दे रहे हैं जो अमित शाह ने कांग्रेस से मांगा था। दरअसल बीते रविवार मध्य प्रदेश दौरे पर आए गृह मंत्री शाह ने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही कांग्रेस ने 53 सालों में क्या किया, इस पर भी जवाब मांगा। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। शाह के दौरे के 2 दिन बाद सागर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। कांग्रेस के देश को आजादी दिलाने से लेकर 2020 की सियासी उठापटक तक खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे एक तरफ तो बुंदेलखंड के 22% एससी वोटर्स को साधते नजर आए, कांग्रेस की 5 चुनावी गारंटियां भी याद दिलाई, तो साथ ही जातिगत जनगणना का राग भी छेड़ दिया। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना भी कराएंगे। जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस हैं, अशिक्षित हैं, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। जाहिर है कि बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 22% एससी वोटर्स के जरिए कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। लेकिन महज 10 दिन ही बीते हैं जब पीएम मोदी सागर में गरजे थे। संत रविदास मंदिर की नींव के साथ ही वो 2023 और 2024 की नींव को भी मजबूत कर गए। अब खड़गे सागर पहुंचे हैं तो बीजेपी भी उन पर हमलावर नजर आई। खड़गे जी को हमने बता दिया है कि खड़गे जी मध्य प्रदेश आपसे पूछ रहा है कि दलित भाइयों के साथ जो सागर में हुआ था, कमलनाथ की सरकार थी, जिंदा जला दिया गया था, उसका जवाब वहाँ की जनता भी मांग रही है और आपको मध्य प्रदेश सागर के अंदर जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी, पीएम मोदी, अमित शाह और अब मल्लिकार्जुन खड़गे। आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत का बाजार दिग्गजों के दौरों से और भी गुलजार होने वाला है। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सियासत किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 सीटों की घोषणा कर कई सीटों पर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गजों को उन्हीं के क्षेत्रों में घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। हालांकि कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हमेशा सबक लेता है और 2018 में हार मिली, अब 23 में जीतने की तैयारी है। बीजेपी का नया प्लान। कांग्रेस नेता कैसे हो हलाकान। हर सीट पर जीत का प्रोग्राम। बीजेपी की रणनीति यही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायकों को उनकी सीटों पर घेर कर रखा जाए। 39 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया और इस सूची में बीजेपी की ये रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। 39 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक हैं, लिहाजा उन्हें अब उन्हीं के क्षेत्र में घेर कर बीजेपी 2023 में जीत का सपना पूरा करना चाहती है। मसलन सोनकच्छ में सज्जन वर्मा के सामने नया चेहरा राजेश सोनकर, जीतू पटवारी के सामने मधु वर्मा,
सचिन यादव के सामने आत्माराम पटेल, सुमावली में एंदल सिंह कंसाना, पिछोर में प्रीतम लोधी, गोहद में लाल सिंह आर्य जैसे कद्दावर नेता को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से जिन्हें विधायक कहें, पूर्व मंत्री कहें, कद्दावर कहें, वो आप परिभाषाएं गढ़ते रहें, लेकिन जनता के बीच में, जनता की नज़रों से ये उतर चुके हैं। ये तो ऑलरेडी घिरे घिराए हैं। एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बहुत तेज है और आने वाले समय में ये भारी मतों के साथ में पराजित होने वाले हैं। कांग्रेस इस वक्त कोई रेस में नहीं है बीजेपी के साथ। कांग्रेस जनता के बारे में सोच रही है, बीजेपी खुद के बारे में सोच रही है। उनको हार दिख रही है, हमको जीत दिख रही है। कांग्रेस इस तैयारी में रही कि मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी 100 सुनार की एक लोहार का खेल कर दिया और 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब उन सीटों पर क्या होगा जहां वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में हैं। जाहिर है वो वहीं अटके रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना गणित, अपना समीकरण बिठाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन समीकरण का असली काम तो जनता करती है। अब जनता किस पर ध्यान देगी, कांग्रेस या बीजेपी पर, ये समझ आएगा। पर इतना तय है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। आजिज खरे के साथ मनोज सैनी, मसूरी, भोपाल। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और अब दूसरी लिस्ट के लिए बीजेपी दफ्तर में टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। दावेदार बीजेपी दफ्तर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना बायोडेटा सौंप रहे हैं। वीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको ये बता दें कि भोपाल के साथ ही जबलपुर और ग्वालियर से भी नेता पहुंच रहे हैं और टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनाव का दौर है, 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है, लेकिन कई सारे लोग हैं दिन भर यहाँ पहुंचते रहते हैं और इस समय तो प्रदेश अध्यक्ष एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। चुनाव के समय एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रहा है। कई सारे लोग टिकट की कतार में भी होंगे। अरे क्यों नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं का संगठन है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। राजनीति में अपेक्षाएं और कार्यकर्ताओं के मन की इच्छाएं होती हैं तो आता है कार्यालय। कार्यालय उसका ये घर है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है। कार्यकर्ता आता है, मिलता है, हम सुनते हैं, अपनी मन की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन जब तय हो जाता है तो सब जुट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी है। सब बीडी शर्मा जी के साथ है, सभी बिल्कुल कमल के साथ है। कमल की से जो चयन हुआ है। कांग्रेस में टिकट का टेंशन बनता दिख रहा है। 90 विधानसभा सीटों पर 500 से ज्यादा दावेदारों का आवेदन आना। एक तरफ तो कांग्रेस में भीतरघात का भी खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं जीताऊ कैंडिडेट को चुनना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में बीजेपी ने 21 सीटों पर पहली लिस्ट क्या जारी की। कांग्रेस बीजेपी पर जमकर बरसी, लेकिन अब हाल कुछ जुदा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट की दावेदारी के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की थी, यानी अब दावेदारी का समय भी बीत चुका है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के सामने अपने ही घर में चुनौती है। 90 विधानसभा सीटों पर 500 से ज्यादा दावेदार ताल ठोक चुके हैं, जिस पर बीजेपी भी तंज कस रही है। ब्लॉक स्तर पर नहीं, उनको ग्राम स्तर पर आवेदन लेना चाहिए। वो जितने नीचे स्तर पर आवेदन लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और जब एक अनार होगा और 100 बीमार होंगे तो फिर सब बीमार ही रहेंगे, अनार किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाटन सीट और कुछ गिनी चुनी सीटें छोड़ दें तो क्या डिप्टी सीएम और क्या कैबिनेट मंत्री, हर एक सीट पर दावेदारों की फौज खड़ी हो गई। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट से गुरप्रीत बाबरा ने दावेदारी पेश की, तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजधानी रायपुर की सीटों पर दमखम दिखा रहे हैं। रायपुर दक्षिण से मेयर एजाज डेबर, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल समेत 22 लोगों ने टिकट का दावा किया है।
रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय, सुबोध हरितवाल की दावेदारी सामने आई, जबकि रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, विनोद तिवारी और संदीप साहू ने ताल ठोकी है। इन दावेदारों को लेकर मुखिया और डिप्टी सीएम का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। जीतने लायक वो खुद जानते हैं, जो आवेदन किए हैं वो जानते हैं इसमें से जीतने वाला कौन है, वो भी जानते हैं। और अपने से योग्य व्यक्ति यदि मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कमतर को मिला तो फिर नाराजगी होगी। अच्छा है, यही प्रजातंत्र की व्यवस्था है, खुला मंच है, पूरी संभावनाएं सबके लिए रहती हैं। जो इच्छुक हैं वो मांगे। खेल होते हैं, राजनीति है, कुछ लोग मजा लेते हैं, कुछ लोग दबाव बनाते हैं, कुछ लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं, चलता है। ऐसी प्रक्रिया में कई बार ये होता है कि सबकी जिज्ञासा होती मेरा नाम भी आ जाए। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की भीड़ तो लग गई, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को तय करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। और कैंडिडेट फाइनल भी हो गया तो भीतर घात का खतरा जरूर मंडराता रहेगा। लेकिन फिलहाल तो 500 से ज्यादा आवेदन में से छटनी करना ही कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द तो है ही। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब और खुशवंत साहेब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में दल बदल का दौर देखने को मिला हो। इसके पहले भी कई बड़े चेहरे बीजेपी से कांग्रेस में तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं। चुनाव से पहले दल बदल का ये जो असर है, ये कितना भारी पड़ेगा किस दल को, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहेब की घर वापसी कराकर पार्टी ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चला और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बालदास साहेब सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं। ये समाज एससी वर्ग में आता है और प्रदेश में 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। बालदास साहेब के बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनावी समीकरणों में इसका असर देखने को मिल सकता है। 2018 में चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए बालदास साहेब का कहना है कि कांग्रेस में ना तो सम्मान मिला और ना ही कांग्रेस ने विकास के काम किए, लिहाजा उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिला, न समाज को मिला, न हमारे धर्म स्थल को मिला और न छत्तीसगढ़ के लोगों को, मजदूर को, किसान को, सबको आपने देखा कि भी बासी खिलाते, बासी चटनी गेड़ी चढ़ाते हैं, लुगड़ा कपड़ा देख के खुश करते हैं, तीज त्योहार घर में मना के, और उसके अलावा कुछ नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बारी ये चार चिन्हारी संगवारी, कहाँ है नरवा का कोई उद्धार हुआ, घुरवा का कोई उद्धार हुआ, गरवा का कोई उद्धार हुआ, बारी का कोई उद्धार हुआ नहीं। धर्मगुरु बालदास साहेब के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी उत्साहित है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बालदास साहेब का बीजेपी में आना बताता है कि कांग्रेस ने कैसे धर्मगुरुओं का अपमान किया और विकास के लिए कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब दूसरे दल में शामिल होना है तो आरोप तो लगाने ही पड़ेंगे, उनके आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बालदास जी का आना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। समाज के सर्वोच्च गुरु के नाते इनका सम्मान है और इन्होंने आज स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और में आने का कारण भी बताया कि कांग्रेस ने कैसे गुरुओं का अपमान किया है, किस प्रकार उन्होंने गिरोधपुरी और अन्य विकास क्षेत्रों में 5 साल में एक ईंट भी नहीं लगाया है, कोई काम ही नहीं किया है, समाज को उपेक्षित रखा है। देखिए, अगर किसी को किसी दूसरे दल में जाना है तो आरोप तो लगाएंगे, लेकिन किसी का आरोप लगाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल सतनामी समाज के धर्मगुरु ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और इसके पहले बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जिले और ब्लॉक लेवल पर भी दल बदल का दौर जारी है। माना जा रहा है कि पार्टियों में अभी नेताओं का आना जाना जारी रहेगा, लेकिन इस दल बदल का कितना असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी ने चयनित 21 प्रत्याशियों के साथ ही रायपुर प्रदेश कार्यालय में बैठक की। पहली बार प्रत्याशी बनाने वालों को बड़े नेताओं ने चुनाव को लेकर गुरु मंत्र दिए और यह भी बताया कि किस तरह से चुनाव में उतरना है। इतना नहीं बल्कि उन्हें प्रेजेंटेशन के जरिए चुनाव के लिए फॉर्म भरने से लेकर तो लोगों के बीच जाने की कार्य योजना भी बताई। बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रत्याशी के लिए कार्य योजना पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्वागत करते हैं कि राहुल गांधी जल्दी आए। वे जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही तेजी से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी आए थे, उन्होंने बड़ी सभाओं में घोषणाएं की और छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक में घोषणाओं पर अमल हुआ है। प्रदेश की जनता भी राहुल गांधी को सुनना चाहती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।